नमस्कार, सियासी नजर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सियासी नजर में हम बात करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से एक विधायक और महापौर को बीजेपी में लाने के बाद बीजेपी अब इस क्षेत्र के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को मंत्री बनाने के बाद अब मोहन सरकार एक और मंत्रिमंडल विस्तार जल्द कर सकती है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं राजभवन ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि एक हफ्ते में मोहन सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बीजेपी ने 29 मार्च को कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देने वाले अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह को विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। शाह के इस्तीफे के बाद यहां 10 जुलाई बुधवार को मतदान होना है और 13 जुलाई को शनिवार को अमरवाड़ा सीट का चुनाव परिणाम आ जाएगा। इस चुनाव में शाह की विजय पक्की मानी जा रही है। रिजल्ट आने के बाद कभी भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। तो लंबे समय से कमलेश शाह को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन अब उपचुनाव के बाद यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उस पर ये ऐसी अभी भी अटकलें लगातार बनी हुई है। खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और एक हफ्ते के भीतर मोहन सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कमलेश शाह को जगह दी जा सकती है। अभी कल यानी कि सोमवार को विजयपुर से कांग्रेस विधायक रहे रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजभवन में उन्होंने शपथ ली, राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ दिलाई और अब उसके बाद एक बार फिर ये जो कयासबाजी है शुरू हो गई है कि मोहन सरकार का मंत्रिमंडल तीसरी बार भी विस्तार होगा और जल्द एक हफ्ते के भीतर मोहन सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें कमलेश शाह को शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्हें यह चुनाव जीतना पड़ेगा, तभी वे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। विधायक बने रहना होगा, उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, सोमवार को विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली और अब उसके बाद से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमरवाड़ा उपचुनाव में यदि कमलेश शाह चुनाव जीतते हैं तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, अभी कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है अमरवाड़ा सीट पर और कमलेश शाह वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से धीरेन शाह इनबाती हैं और तो भाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से देवराबिन भला भी हैं। तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और कल मतदान होगा और 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। तो उसके बाद ही अभी इस पर कहा जा सकता है कमलेश शाह चुनाव जीतते हैं तो जरूर उम्मीद जताई जा रही है कि कमलेश शाह को मोहन मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि अभी भी चर्चाएं। विवेक जी, आपकी आवाज मुझ तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। अभिजीत, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल अभिजीत, हम वही जिक्र कर रहे थे जो आपने सवाल किया है कि कल रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में जगह दी और अब कमलेश शाह है तो कमलेश शाह को भी पहले चुनाव जीतना है और उसके बाद ही कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि अमरवाड़ा सीट की अगर हम बात करें तो कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। अगर हम प्रचार की बात करें तो और कहीं ना कहीं वह 3 बार से वहां के विधायक भी हैं और अभी हाल ही में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा की लीड को सब कोई देख चुका है। देखिए, बिल्कुल अभिजीत, लेकिन जो आपने सवाल किया है मंत्रिमंडल में जगह मिलने का, मंत्रिमंडल में शामिल उन्हें तभी किया जा सकता है जब वह चुनाव जीतकर आते हैं। क्योंकि अगर जो आपने सवाल किया है कि मंत्रिमंडल का, तो चुनाव जीतेंगे तभी उन्हें बिल्कुल चुनाव जीतना पड़ेगा, उसके बगैर तो ये हो ही नहीं पाएगा, इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन हाँ, इसके पहले की अगर हम कल तक की बात करें जो रामनिवास रावत ने कल शपथ ली है तो उम्मीद जताई जा रही थी कि कमलेश शाह का भी उसमें नाम हो सकता है। लेकिन अभिजीत, आपको भी याद होगा कि राजस्थान में जिस तरीके के परिणाम आए थे, एक सीट पर जब उपचुनाव होना था और वहां के उम्मीदवार पहले से ही मंत्री बना दिया गया था, पहले से ही मंत्री बना दिया था और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन हमेशा ही फूक फूक कर कदम रखता है और कोई भी ऐसी चीज नहीं करता है कि जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो या फिर जनता में गलत संदेश जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खुद कमलेश शाह को पूरी उम्मीद है कि भाई अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे और उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कल भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
चुनावी जनसभा जब वह कर रहे थे तो वहां संदेश देने का काम किया है कि भले ही यहाँ पर अभी कोई प्रभारी मंत्री नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा से मंत्री होंगे। अब कमलेश शाह ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की बिल्कुल, हम बात पूरी की करें तो पूरी जो 6-7 विधानसभाएं थी वहां की, एक पे तो उपचुनाव हो रहा है, 6 की 6 कांग्रेस के कब्जे में है, तो संकेत कांग्रेस सीधे तौर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल है, तो 6 कांग्रेस के खाते में है और भी सीटें, और एक सीट कमलेश शाह जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, वह अगर चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसको लेकर कल मतदान होना है और 13 जुलाई को परिणाम आने हैं। अब जनता किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करती है और 13 जुलाई को किसके सर ताज सजता है, यह जरूर देखना होगा। लेकिन हाँ, चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों के तमाम जो दिग्गज हैं वो ताकत झोंकते नजर आए हैं, सबने अपने अपने तरीके से दावे और वादे भी किए। बिल्कुल है, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात करें या फिर कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी की बात करें, कमलनाथ की अगर हम बात करें तो कमलनाथ जरूर चुनावी जो प्रचार था उससे दूरी बनाते हुए नजर आए। हालांकि वह 3 दिनों तक वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। 2 जुलाई के बाद संभवतः वो पहुंचे हैं वहां पर अमरवाड़ा में। बिल्कुल पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से सक्रियता कमलनाथ की उनके बेटे नकुलनाथ के चुनाव में देखने को मिली थी, वह अमरवाड़ा उपचुनाव में देखने को नहीं मिली है। तो धीरेन साय की अगर हम बात करें तो उन्हें जीतू पटवारी का साथ जरूर मिला है। जीतू पटवारी वहां पर 3 दिनों तक डेरा जमाए रहे थे और वहां पर चुनाव प्रचार किया था। और धीरेन साय की अगर हम बात करें तो आंचल कुंड धाम जो है वहां पर आदिवासियों की आस्था का वह केंद्र है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक धार्मिक कार्ड भी खेला है, क्योंकि कमलेश साहब राजा कहे जाते हैं तो धीरेन साय आंचल कुंड धाम से जुड़े हुए हैं। तो एक राजा और एक धर्म के बीच की अब यह लड़ाई हो गई है। और तीसरी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवराबिन भलावी भी उम्मीदवार हैं अभिजीत। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि देवराबिन भलावी की हम बात करें तो भाई लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और 30,000 से ज्यादा वोट भी हासिल कर चुके हैं और आदिवासियों में उनकी भी अच्छी खासी पकड़ है। देवराबिन भलावी भी युवा चेहरे हैं और धीरेन साय भी युवा चेहरे हैं। तो कमलेश साय की बात करें तो वह 3 बार से अनुभवी विधायक भी हैं। तो अब अनुभवी और युवाओं के बीच विवेक जी आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, छिंदवाड़ा पूरा का पूरा जो है वो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम उसके इतर रहे हैं, उनको वो सीट गंवानी पड़ गई, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं, अगर अब अमरवाड़ा सीट भी ये भाजपा जीतती है तो कमलनाथ की साख पर कितना असर पड़ेगा इस बात से? देखिए, कमलनाथ की साख पे और कांग्रेस की साख पे दोनों पे ही असर पड़ने वाला है, क्योंकि कमलनाथ की साख पर तो जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया था और उनके बेटे नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा था और इतने लंबे अंतराल से वह चुनाव हारे हैं कि इसके पहले उम्मीद भी कमलनाथ ने नहीं लगाई होगी कि हार जीत का आंकड़ा अगर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो 30 से 40 हजार तक का ही बताया जा रहा था, लेकिन 1 लाख से ज्यादा वोटों से विवेक बंटी साहू ने वहां पर जीत हासिल की। बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है अपने आप में एक बड़ी जीत है, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था छिंदवाड़ा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको ढहाने का काम किया है। तो ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। बीजेपी की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लगी है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में वहां पर उसने जीत हासिल की है और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश होगी कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत हासिल करे। लेकिन कमलनाथ का जो आपने सवाल किया है, तो कमलनाथ भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे, क्योंकि उनके बेटे नकुलनाथ का बयान जरूर आया था चुनाव हारने के बाद, भले ही कि वे लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब अग्नि परीक्षा की बारी है, यानी कि अमरवाड़ा उपचुनाव, वहां पर कांग्रेस को जीत दिलानी है। अब कमलनाथ और नकुलनाथ और कांग्रेस धीरेन साय को कितनी वोट दिला पाते हैं या फिर जीत हासिल करा पाते हैं तो जरूर देखना होगा। लेकिन हाँ, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की प्रतिष्ठा जरूर वहां पर दांव पर लेकिन ये बात तो माननी होगी विवेक जी कि चाहे चुनाव प्रचार की बात की जाए या समीकरण बैठाने की बात की जाए या लोगों से मिलने की बात की जाए, क्षेत्र की जनता की बात की जाए, भाजपा इन सब में आगे नजर आ रही है फिलहाल। तो देखिए, बूथ मैनेजमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। क्योंकि मिशन 29 का लक्ष्य लेकर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी थी और छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा फोकस सीट रही थी भारतीय जनता पार्टी की और वहां पर भी जीत हासिल की है। तो ऐसे में जो बूथ स्तर की बात कर रहे हैं हम, तो बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। कांग्रेस सिर्फ चुनावी जनसभाएं जरूर करती है, रैलियां करती है, अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें करती हैं,
लेकिन प्रत्याशी के साथ भी नजर आती है। बीते दिनों जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार छिंदवाड़ा के दौरे पर थे, अमरवाड़ा पहुंचे थे, तो उन्होंने तो एक बड़ा बयान दिया, बड़ा दावा किया कि हम निश्चित तौर पर ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, अमरवाड़ा के साथ साथ उन्होंने भोपाल में भी जब मीडिया से चर्चा की थी तब भी उन्होंने बड़ा दावा किया था कि अमरवाड़ा का उपचुनाव वह जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस के खाते में वह सीट आने वाली है। देखिए, दावे और वादे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेता करते हैं चुनाव के बीच, लेकिन जब परिणाम आते हैं तब उन दावों की सच्चाई सामने आती है कि किसके दावे में कितनी सच्चाई थी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पार्टी को लेकर वह मजबूती के साथ सदन में जनता की आवाज को उठाएं और उनका जो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका जो दल है वह मजबूत हो। तो अब देखना होगा अभिजीत, जब 13 जुलाई को परिणाम आएंगे तो आखिर जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी 13 जुलाई को। बिल्कुल, 13 जुलाई को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है अभिजीत, क्योंकि कमलेश राय भले ही 3 बार के विधायक है, लेकिन कांग्रेस ने भी मास्टर स्ट्रोक चला है। बिल्कुल, और इस बार समीकरण भी तो बदले हैं ना। कांग्रेस पहले जो कमलेश शाह है वे कांग्रेस से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो समीकरण पूरे बदल गए इस बार। समीकरण पूरे बदल गए हैं, क्योंकि जनता जो है अब उसको यह तय करना है कि कमलेश शाह को वोट देना है या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है या फिर धीरेन साय इनबाती। वह भले ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन जो वोट बैंक और जो जनता होती है कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का खुद का अपना वोट बैंक भी होता है। अब वह वोट बैंक कमलेश राय बदल पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, या फिर वह वोट बैंक धीरेन साय इनबाती को फायदा पहुंचाता है। यह भी जरूर देखना होगा अभिजीत, जो आपने कहा है कि समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि कमलेश राय यदि पार्टी का अपना वोट बैंक होता है तो प्रत्याशी का भी निजी वोट बैंक होता ही है। यही देखना है कि कमलेश राय का व्यक्तिगत निजी वोट बैंक कितना है जब चुनाव के परिणाम आएंगे अभिजीत। यह जरूर देखने वाली बात होगी और इस पर चर्चा भी होगी उसके बाद जब परिणाम आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर चुनाव हारती आई है, चाहे हम 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर 23 के विधानसभा चुनाव की बात करें, लेकिन अब कमलेश राय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। तो कमलेश राय व्यक्तिगत तौर पर जीतते थे या फिर कमलनाथ के नाम पर जीतते थे या फिर पार्टी के नाम पर जीतते थे, यह जरूर देखना होगा अभिजीत। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि यदि कमलेश शाह चुनाव जीतते हैं तो एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। बिल्कुल अभिजीत, यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसके संकेत दिए हैं कि अगर कमलेश शाह चुनाव जीतते हैं तो बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और उनको बड़ी जिम्मेदारी भी सरकार में दी जा सकती है। जैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संदेश देने का काम वहां की जनता को किया है कि भले ही यहाँ पर अभी कोई प्रभारी मंत्री नहीं है, लेकिन यहाँ से मंत्री आएंगे, यानी कि कमलेश शाह की तरफ ही इशारा था कि कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जी अभिजीत। जी विवेक जी, आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो अमरवाड़ा में कल उपचुनाव होना है, कल यानी कि 10 जुलाई को वहां पर मतदान होगा। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच ये मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जहां भाजपा की ओर से कमलेश शाह चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस ने धीरेन शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब कल मतदान होगा, उसके बाद 13 जुलाई को इस सीट के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, विजयपुर से कांग्रेस विधायक रहे रामनिवास रावत ने विधायकी से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली, जिसके बाद यह तय हो गया है कि विजयपुर से उपचुनाव होगा। वहीं बुधनी में भी उपचुनाव होना तय है, क्योंकि बुधनी से विधायक रहे शिवराज सिंह चौहान अब मोदी सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई निर्मला सप्रे की बीना सीट पर भी उपचुनाव की संभावना है। उपचुनाव और विधायक पद से इस्तीफे को लेकर डीएनएन ने निर्मला सप्रे से बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि वे समय आने पर विधायकी से इस्तीफा देगी, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीना सीट पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। चलिए इसी खबर पर करेंगे ज्यादा चर्चा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी, विजयपुर से विधायक रहे रामनिवास रावत इस्तीफा दे चुके हैं, अब मोहन मंत्रिमंडल में वे शामिल हो गए, मोहन सरकार का अहम हिस्सा है। वहीं बीना को लेकर के भी, क्योंकि बीना विधायक जो निर्मला सप्रे रही है वे भी कांग्रेस से आई, भाजपा में शामिल हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि समय आने पर वो इस्तीफा देंगी।
हाँ बिल्कुल अभिजीत, देखिए हालांकि दो विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं। दो विधायक इसलिए कि एक तो शिवराज सिंह चौहान केंद्र बिल्कुल। में मंत्री हैं, सांसद बन चुके हैं और उन्होंने विदिशा से, चूंकि बुधनी से वो विधायक रहे हैं, इसलिए बुधनी से उन्होंने विधायक से इस्तीफा दिया। इसके अलावा अभी विजयपुर से जो रामनिवास रावत, जिन्हें हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है प्रदेश सरकार, प्रदेश मंत्रिमंडल में, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। अब एक और इस्तीफे का इंतजार है, वो है बीना की जो विधायक है निर्मला सप्रे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। अब जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने बातचीत में कहा है कि वो इस्तीफा तो देंगी लेकिन समय आने पर देंगी, तो मुझे लगता है कि वो किसी वक्त का इंतजार कर रही हैं और उसके बिल्कुल, बाद यही फिर मैं आपसे स्वाभाविक जान तौर रहा था, पर किस समय की बात कर रही थी वो, आखिर क्या ऐसा रहा होगा? देखिए जिस तरीके से रामनिवास रावत को बीजेपी में आने पे जो सम्मान मिला है, जो उनसे वादा किया गया था और वो उसको निभाया बीजेपी ने, तो हो सकता है कि निर्मला सप्रे भी किन्हीं शर्तों के साथ बीजेपी में आई हो और उन शर्तों को पूरा कर जब तक हो जाता है तो हो सकता है वो उसका इंतजार उन्हें कर रहा हो। लेकिन हालांकि ये केवल कयास है, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि राजनीति में कोई काम भाजपा की शर्तों ओर से पर भी होता नहीं तमाम है। सारे दिग्गज हैं जिनके नाम की चर्चाएं लगातार अभी चलती रहती हैं कि जब भी वो उन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। और फिर ऐसे विधायक जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं वे भी कयास लगाए बैठे। बिल्कुल अभिजीत, देखिए हालांकि मंत्रिमंडल में तो 35 ही सदस्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री समेत बिल्कुल। और 34 मंत्री हो सकते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर देखिए अब चूंकि केवल 3 मंत्रियों के 3 पद रिक्त हैं और ऐसी स्थिति में अब अगला मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा तो निश्चित तौर पर, क्योंकि दावेदारों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, आप देखिए कि भाजपा मूल के जो कई वरिष्ठ विधायक हैं वो भी दावेदारी में उनका नाम है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर अगला मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा तो निश्चित तौर पर काफी चुनौतीपूर्ण इसलिए होगा कि 3 पद हैं और बड़ी संख्या है दावेदारों की। तो किस तरीके से, क्या कुछ मंत्रियों को हटाकर फिर नए नए मंत्री बनाए जाएंगे, या हो सकता है कि जो अन्य विधायक हैं जो दावेदारी कर रहे हैं उन्हें कहीं और उनको एडजस्ट किया जाए। संगठन है, संगठन में बड़े दायित्व सौंपे जा सकते हैं। इसके अलावा निगम मंडलों में भी उनको नवाजा जा सकता है। तो कई राजनीति में समायोजन की जिस तरीके से कसरत पहले भी होती रही है और कोई नई बात नहीं है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, हर दल जो है वो अपने नेताओं को पूरा संतुष्ट करने की कोशिश करता है ताकि संगठन में मजबूती रहे, एकता रहे और किसी तरह का कोई मतभेद पैदा ना हो। तो मुझे लगता है कि जो अपने स्वाभाविक तौर पर जो 2 इस्तीफे हो चुके हैं तो उनके लिए तो चुनाव की लगभग होना तय है। अब तीसरा इस्तीफा भी यदि समय रहते हो जाता तो हो भी सकता है कि एक साथ फिर तीनों विधानसभा के चुनाव कराए जाए अभी। जी। रवि जी, अगर मान के चलिए अगर वो मंत्री पद की आस लगाए बैठी हो, सिर्फ कयासों के आधार पर बात कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि अगर ऐसी कोई आस उनके मन में हो और अगर उनकी वो पूरी ना हो पाए आस, तो क्या फिर कोई नया एक्शन, कोई नया कदम लेते हुए देखी जाएंगी? क्या लगता है आपको? देखिए अभिजीत, देखिए राजनीति में तो कुछ भी हर चीज संभव है, कोई भी बात किंतु परंतु मतलब कभी भी हो सकता है। और क्योंकि उसमें कोई नियम कायदों से बंधे तो है नहीं कोई, बस केवल एक नैतिकता होती है बातचीत। नैतिकता का कौन कितना पालन कर पाता है ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट की थी, जब जब उनसे बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट की है कि वो इस्तीफा तो जरूर देंगी लेकिन समय आने पर देंगी। ये बात उन्होंने बोल दी है कि समय आने पर देंगी जरूर लेकिन समय आने पर। समय आने का मतलब देखिए, नेता जो है वो बातों को घुमा फिरा कर ही बोलते हैं, तो समय आने का मतलब ही यही है कि स्वाभाविक तौर पर जो उम्मीद उनने पाल रखी है वो उम्मीद अगर पूरी हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर वो उस समय इस्तीफा दे देंगे, अन्यथा विधायक तो बनी हुई है। वैसे देखिए कांग्रेस की तरफ से भी पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जा चुका है जिसमें उनके दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त करने की बात कही गई है। अब कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि वो निर्मला सप्रे अब उनके दल में नहीं है और पत्र सौंपने के बाद ये स्थिति क्लियर हो गई। ऐसी स्थिति में यही वजह है कि निर्मला सप्रे ने कहा कि वो इस्तीफा जरूर देंगी लेकिन समय आने पर देंगी। अब वो समय कब आता है वो इसका इंतजार करना होगा। जी रवि जी, आपको बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो अब 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना लगभग तय है। विजयपुर से रामनिवास रावत इस्तीफा दे चुके हैं, बुधनी सीट खाली हो चुकी है क्योंकि बुधनी विधानसभा से विधायक रहे शिवराज सिंह चौहान अब मोदी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, वे कृषि मंत्री की भूमिका में है। लेकिन बीना विधायक
निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने भी इस्तीफा देने की बात की है। अगर वे इस्तीफा देती हैं तो इस सीट पर भी उपचुनाव होना तय है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में भुगतान प्रणाली को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी है। इससे ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों को काफी सुविधा हो जाएगी। इसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वित्तीय प्रबंधन है। विभाग ने भुगतान प्रणाली को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द से जल्द तैयार करने का निर्णय लिया है। इससे विभाग को उपलब्ध राशि, देनदारी की गणना और लक्षित लाभार्थियों तक उचित लाभ आसानी से मिल सकेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कई निर्देश दिए। इस दौरान अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव, संचालक पंचायत राज संचालनालय मनोज पुष्प, मनरेगा आयुक्त कृष्ण चैतन्य, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन तन्वी सुंदरयाल, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना केदार सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो अब पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बैठक की, समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान कई निर्णय भी लिए गए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए। सृष्टि जी, पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अब ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कई निर्णय लिए जा सकते हैं। बिल्कुल अभिजीत, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में भुगतान प्रणाली को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी जारी है। इससे ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को काफी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। वही आपको बता दें कि इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को माना गया है। विभाग ने भुगतान प्रणाली को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द से जल्द तैयार करने का निर्णय लिया है। इससे विभाग को उपलब्ध राशि, देनदारी की और गणना, वहीं लक्षित लाभार्थियों तक उचित लाभ आसानी से मिल सकेगा। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंत्रालय में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिए हैं। इस मौके पर बैठक में अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव, संचालक पंचायत राज संचालनालय, वहीं मनोज पुष्प, मनरेगा आयुक्त कृष्ण चैतन्य, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन और तमाम जो योजना केदार सिंह जैसे विभागीय अधिकारी थे वो भी इस दौरान उपस्थित रहे हैं। जी सृष्टि, आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अहम बैठक की, समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान तमाम विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे और पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में इस दौरान चिंतन मंथन किया गया, चर्चाएं हुई। सियासी नजर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एटीएन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।